Hello friends, uh, today we will solve a model test paper based on that on your syllabus. Okay, CBSE sample paper ये हम लोग सॉल्व करेंगे। ये आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही आएगा, क्वेश्चंस अलग होंगे लेकिन ये पैटर्न बिल्कुल सेम होगा। और 90 मिनट्स का पेपर है और उसमें कई सारे सेक्शंस में डिवाइडेड है। सेक्शन ए में टोटल 24 क्वेश्चंस हैं जिसमें से आपको 20 क्वेश्चंस करने हैं। सेक्शन बी में टोटल 22 क्वेश्चंस हैं जिसमें से आपको 18 क्वेश्चंस करने हैं। सेक्शन सी इसी तरह से है, 12 क्वेश्चंस टोटल हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे इसमें और 10 क्वेश्चंस आपको इसमें अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन डी में केवल 2 मैप बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको दोनों क्वेश्चन करने हैं और सारे ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। आप सारे क्वेश्चंस के इक्वल मार्क्स हैं, देयर इज़ नो निगेटिव मार्किंग भी आपकी नहीं है। तो सेक्शन ए में चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में किन्हीं 20 क्वेश्चंस को हमें करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिख रहा है, हु रिमार्क्ड व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। ये किसने कहा था? तो ऑप्शन आपका ए ऑप्शन है गिसिपी मजीनी, ऑप्शन बी मैटरनिक, ऑप्शन सी लुइस फिलिप या ऑप्शन डी जोहान गॉटफ्रेड। सो इसमें करेक्ट आंसर होगा मैटरनिक। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर बी क्या है? Which country had been part of the Ottoman Empire since the 15th century? 15th century में ऑटोमन एम्पायर का 15th सेंचुरी से ऑटोमन एम्पायर का कौन सी कंट्री पार्ट रही है? ऑप्शन ए है स्पेन, ऑप्शन बी है ग्रीस, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है जर्मनी। सो इसमें आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, ग्रीस वॉज द पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सिंस 15th सेंचुरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड द यूरोपियन कंजर्वेटिव्स नॉट बिलीव इन। यूरोपियन कंजर्वेटिव जो थे वो किन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते थे? सो ऑप्शन नंबर ए ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन फॉर स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन बी स्ट्रेंथेंड मोनार्की, ऑप्शन सी अ रिटर्न टू अ सोसाइटी ऑफ प्री रिवोल्यूशनरी डेज या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसमें से सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, a return to a society of pre-revolutionary days. So इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर, नेम द इटालियन रिवोल्यूशनरी फ्रॉम जेनोवा। जेनोवा से जो इटालियन रिवोल्यूशनरी था वो कौन था? पहला है मैटरनिक ए, बी है जोहान गॉटफ्रेड, सी है गिसिपी मजीनी एंड डी है नन ऑफ दीज। सो इसमें से आपका जो आंसर होगा वो होगा गिसिपी मजीनी। Option C will be the correct answer. Now question number 5. Which language was spoken for purposes of diplomacy in the mid 18th century in Europe? 18th century में डिप्लोमेसी के पर्पज़ से कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी? सो ऑप्शन ए इज़ जर्मन, ऑप्शन बी इंग्लिश, ऑप्शन सी फ्रेंच, ऑप्शन डी स्पेनिश। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी फ्रेंच। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, राबी क्रॉप्स आर सोन इन। राबी क्रॉप्स जो है वो कब बोई जाती है? पहला है विंटर्स, दूसरा है बी है मॉनसून, सी है समर्स, डी है नन ऑफ दीज। इसमें आप वैसे तो इसका आंसर होगा विंटर, ऑप्शन ए विंटर्स। इसको आप एक तरीके से याद कर सकते हैं, एक ट्रिक के द्वारा इसको आप याद कर सकते हैं। इसमें एक वर्ड है राबी और विंटर्स में, ओके, विंटर्स में मतलब ये क्या होता है, इसको सो किया जाता है, ये सो होता है यानी ठंडी के टाइम में करीब। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, राबी यानी रबी जो है जब वो खेत में जा रहा था और अनाज जब वो बोने जा रहा था तो क्या हो गया, वो बहुत ठंडी हो रही थी उस समय और वो बहुत सा जैकेट और स्वेटर और मफलर ये सारी चीज़ें बहुत क्या हुआ, वो
पहन करके गया था, लेकिन क्या हुआ, ठंडी लगने के कारण वो बीमार पड़ गया। राबी, यहाँ बी आई है ना, बी से बीमार, तो ठंडी लगने के कारण वो बीमार हो गया। तो इसमें आप लोग याद कर सकते हैं राबी, राबी का सोइंग पीरियड क्या है, विंटर्स। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, which of the following is the staple food of crop of majority of the India of the people in India? So option number A ज्वार, B बाजरा, C wheat, D राइस। इसमें से करेक्ट ऑप्शन आंसर जो होगा वो डी होगा, राइस। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, डैश इज़ अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न के बारे में आपने पढ़ा होगा। जो गांव के गांव जो होते थे वो क्या होते थे, एक जगह को साफ़ करते थे, जंगल के जंगल साफ़ करते थे, और वहाँ पे वो लोग क्या करते थे, पूरे जंगल में आग लगाते थे एक पार्ट को, पर्टिकुलर पार्ट को, और उसी आग के राख में वो लोग अपनी खेत वो बीज को बोते थे। ठीक है। तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कौन सी है? ए हो गया एक्सटेंसिव फार्मिंग, बी हो गया कॉमर्शियल सबसिस्टेंस फार्मिंग, सी हो गया जमिंग, एंड डी हो गया नन ऑफ द अबव। सो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा सी, जमिंग। जमिंग विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ 9, क्वेश्चन नंबर 9, जमिंग इन ब्राज़ील इज़ कॉल्ड। ब्राज़ील में जमिंग को क्या कहते हैं? पहला है लदांग कहते हैं, ए, बी है मसूल, सी है रोका, डी है नन ऑफ दीज। सो इसमें करेक्ट आंसर होगा सी आपका, रोका। नाउ व्हाट इज़ बोरो? नाउ क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ बोरो? बोरो क्या है? सो ए, ऑप्शन ए खरीफ क्रॉप, ऑप्शन बी जैद क्रॉप, ऑप्शन सी राबी क्रॉप, एंड डी नन ऑफ दीज। सो इसमें जो आंसर होगा आपका ए होगा, खारिफ क्रॉप। बोरो इज़ अ खारिफ क्रॉप। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? इंडियाज़ ऑफिशियल लैंग्वेज इज़। इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? ए है हिंदी, बी है इंग्लिश, सी है उर्दू, डी है नन ऑफ दीज। सो इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज ए है, हिंदी। क्वेश्चन नंबर 12, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑल द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर यूनियन एंड द स्टेट प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर बी, all the power is with the citizens. Option number C, state government has all the powers. Option number D, power is concentrated with the central government. So what will be the answer? What will be the correct answer? Option number D is the correct answer. Power is concentrated with the central government. Now question number 13, which country is an example of coming together federation? अब ये coming together federation में जो कंट्रीज़ थी, इसका मतलब है जो अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, जो पहले से ही स्टेट्स थे, इंडिपेंडेंट थे, वो सब आ कर के आपस में मिले हैं, कमिंग टुगेदर। तो वो होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। सो ऑप्शन नंबर ए बेल्जियम, ऑप्शन नंबर बी यूएसए, ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी इंडिया। So option number B will be the correct answer, USA. Now question number 14, which type of government does the Belgium have? बेल्जियम में कौन सी गवर्नमेंट है? ए, ऑप्शन नंबर ए फेडरल, ऑप्शन नंबर बी कम्युनिस्ट, ऑप्शन नंबर सी यूनिटरी, ऑप्शन नंबर डी सेंट्रल। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, फेडरल। क्वेश्चन नंबर 15, in federalism power is divided between various constituent units and option number A central authority, option number B states, option number C both A and B, option number D none of the above. So आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल अथॉरिटी। फेडरलिज्म में क्या होता है? पावर डिवाइड होती है सेंट्रल अथॉरिटीज़ से बाकी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स है उनमें। ठीक है। सो ये सेंट्रल, ये फेडरलिज्म है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, द प्लेस ऑफ राजस्थान वेयर इंडिया कंडक्टेड इट्स न्यूक्लियर टेस्ट इज।
इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कहाँ पे, राजस्थान के किस जगह पर किया था? नाउ ए, ऑप्शन नंबर ए इज कालीकट, ऑप्शन बी पोखरन, ऑप्शन सी कावराटी, ऑप्शन डी कराईकल. So what will be the answer? Option number B is the correct answer, Pokhran. Now question number 17. The first and major test for democratic politics in our country was option A caste problem, option B language problem, option C problems related to union territories, option D creation of linguistic state. So the correct answer is option D, creation of linguistic state. Question number 18. Manrega guarantees job to poor for option A 100 days, option B 90 days, option C 60 days, option D 50 days. So option A 100 days, 100 days की गारंटी देता है मनरेगा. Now question number 19. ATM is an example of option A primary sector, option B secondary sector, option C tertiary sector, option D none of these. So ATM किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ऑप्शन नंबर C tertiary sector. Now question number 20. Animal husbandry is a part of option A primary sector, option B secondary sector, option C tertiary sector, option D none of these. Animal husbandry किसका पार्ट है? So option number A will be the correct answer, primary sector. Now question number 21. Question number 21. Which of the following is not an example of tertiary sector? टर्शियरी सेक्टर का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है इनमें से, चारों में से? ऑप्शन ए बैंकिंग, ऑप्शन बी ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन सी ट्रेड एंड ऑप्शन डी फॉरेस्ट्री. सो टर्शियरी सेक्टर का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा नहीं है? सो ऑप्शन डी फॉरेस्ट्री इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 22. हिडन अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑप्शन ए organized sector, option B disguised unemployment, option C tertiary sector, option D contractual unemployment. So option B is the correct answer, disguised unemployment. Question number 23. GDP of a country is based on option A total value of goods and services, option B final value of goods and services, option C initial value of goods and services, option D all of these. So the answer will be final value of goods and services. ये होता है जीडीपी, कंट्री के जीडीपी का ये इस पे बेस होती है, जो होती है फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. नाउ क्वेश्चन नंबर 24. Which among the following is a feature of unorganized sector? इनमें से unorganized sector का कौन सा फीचर इनमें से है? सो ऑप्शन ए फिक्स्ड नंबर ऑफ वर्क आवर्स, ऑप्शन बी पेड हॉलीडेज, ऑप्शन सी एम्प्लॉयमेंट इज इनसिक्योर, ऑप्शन डी रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट. सो इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में पूछा जा रहा है, जहाँ पर सो आंसर आपका सी होगा, ऑप्शन सी एम्प्लॉयमेंट इज़ इनसिक्योर. वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इनसिक्योर है क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज्ड है, जहाँ पर कोई भी उसमें कोई सिस्टम फॉलो नहीं होता है, किसी तरह के फिक्स रूल्स नहीं है, ठीक है, तो वो होता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. जैसे आपका दिहाड़ी मजदूरी हो गई, बहुत सारी चीज़ें और उनमें से हो गया, ठेले पे अब सब्जी लगाना, ये सारी दुकानें, ठीक है, तो ये आपका अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आता है. सो हम लोगों ने सेक्शन ए इस सेशन में किया है, अगली बार हम लोग सेक्शन बी भी करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.